हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने की कड़ी में हम आज सुभाष चंद्र बोस जी तक पहुंच गए हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिनको जब भी हम याद करेंगे तो दो तीन कोट्स उनकी बहुत याद आते हैं। लेकिन जब मैं सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ने लगी तो ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा। वन इंडिविजुअल में ड्राइव फॉर एन आइडिया बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इनcarnate itself in a thousand lives। मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। और बिल्कुल सही सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि इंसान के मर जाने के बाद भी जो आइडिया होता है ना, बेसिकली वो सरवाइव करता है और वो बहुत सारे हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये बहुत ही पॉपुलर सुभाष चंद्र बोस का कोट है, जिसे शायद आप लोग ने भी सुना होगा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस एक महान व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जो नेशनल मूवमेंट के अंदर एक अलग तरह की लड़ाई लड़ते रहे। चलिए उनके बारे में हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे पॉलिटिकल थिंकर की तरह। तो ये व्यूज ऑफ सुभाष चंद्र बोस आज हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल व्यूज इनके। और उसके बाद हम बेसिकली पहले इंट्रोडक्शन उनका देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ, उनके पॉलिटिकल थॉट क्या थे, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। ओके, चलिए बहुत थोड़े से शब्दों में एक बार यहाँ से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा बैकग्राउंड हमको मालूम होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि व्यक्ति पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा और कहाँ से उनकी एजुकेशन थी, कहाँ के रहने वाले थे, जन्म कब हुआ। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा किसी थिंकर को पढ़ने में हमें आसानी रहती है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कोडोलिया नामक गांव में हुआ, जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना नामक जिले में पड़ता है। उनके पिता जानकीदास बोस उड़ीसा के प्रसिद्ध वकील थे। सन 1919 में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश किया, जहां से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। सन 1921 में उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली। देखिए कितना मुश्किल उस समय सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, जब हिंदुस्तानी बच्चों को ये मौका ही नहीं मिलता था। उस समय में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास किया, जिसे आजकल आप आईएएस के नाम से जानते हैं हिंदुस्तान में। परंतु कुछ ही समय के पश्चात उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया और 24 वर्ष की आयु में ही वो राजनीति में कूद पड़े। उस समय गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम की गति से सुभाष चंद्र बोस को बड़ी निराशा हुई और वो अपने भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए विचार करने लगे। चितरंजन दास के रूप में उन्हें एक योग्य नेता मिला और उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन को गति देने के लिए कार्य करना शुरू किया। सुभाष की गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने उनको गिरफ्तार करके सन 1925 में मंडले जेल, वर्तमान में जो है ये वर्मा में है और मायनाड के नाम से जाना जाता है, वहां पर भेज दिया गया। कुल मिलाकर उन्हें 10 बार जेल में डाला गया और उनके जीवन के 8 बहुमूल्य वर्ष उनको जो है जेल में बिताने पड़े। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मेरी स्लाइड के अंदर तैयार था। वैसे अदरवाइज अगर आप मतलब छोटी सी बात हम और करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो हम ये ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो कोई राजनीतिक दर्शन और सिद्धांतकार नहीं थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आपको महात्मा गांधी और नेहरू जी के बारे में भी मैंने आपको बताया। लेकिन उनके बाद के जो विचार हैं बेसिकली वो एक प्रबल कर्मयोगी जैसे थे, यानी उन्होंने कर्म में यकीन किया। आंदोलनकारी, प्रचारक, उग्र संघर्षकर्ता और एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्हें समझौतावादी रवैया पसंद नहीं था और प्रवृत्ति से भी वो विद्रोही थे। विद्रोही का मतलब ये नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जिस समय नेशनल मूवमेंट के समय में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गर्म के दल के थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नरम दल के थे। तो सुभाष चंद्र बोस भी बहुत नरम नीतियों में यकीन करने वाले व्यक्ति नहीं थे। यद्यपि सुभाष को महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में निष्ठा नहीं थी, फिर भी उन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया था और जेल भी गए। लंदन में होने वाले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी द्वारा अपनाए गए नरम रवैये की उन्होंने कड़ी निंदा की और 1934 में गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने बड़े ही क्षुब्ध और आक्रोशित शब्दों में कहा था, हमारा ये स्पष्ट मत है कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे हैं। उस समय में गांधी जी के बारे में ये कहना कि गांधी जी असफल रहे हैं बहुत बड़ी बात थी। तो नेताजी ने ये बात बोली। कारावास में श्री बोस का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और सरकार ने उन्हें रोक जाकर चिकित्सा कराने की अनुमति प्रदान कर दी।
यूरोप में सुभाष चंद्र ने विभिन्न राजनीतिज्ञों से भेंट की और उनके समक्ष भारत की वास्तविक स्थिति का चित्र प्रस्तुत हुआ। ओके, भारत वापस लौटने पर 1938 में उन्हें हरिपुरा कांग्रेस का सभापति निर्वाचित किया गया और कांग्रेस के अनेक नेताओं से उनका तीव्र मतभेद रहा। 1939 में सुभाष का विरोध अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। फिर उन्होंने डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया को परास्त कर कांग्रेस का सभापतित्व भी प्राप्त किया। ओके, वाह। अब देखिए कि जब सुभाष चंद्र का विरोध बढ़ता गया तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ओके, शीघ्र ही उनके झंडे के नीचे बहुत से नवयुवक एकत्रित हो गए और सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। इस पर उन्होंने चेतावनी भरा पत्र सरकार को लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा, मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। इस बात का निश्चय करना मेरे वश में है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। शहीदों का खून धर्म का बीज होता है। मुझे आज अवश्य मर जाना चाहिए जिससे भारत स्वतंत्र और प्रतापी हो। आप देखिए, इतने अंग्रेजों को उस समय में चैलेंज करना और इन शब्दों के साथ कोई बहुत आसान बात नहीं थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ये किया। और सुभाष चंद्र बोस को लेकर के उस समय की सरकार बहुत तनाव में आ गई थी। देशवासियों को मुझे यही कहना है, भूलना मत कि दास्ता मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप है। इस पत्र का सरकार पर बहुत प्रभाव पड़ा। जबरदस्त जन आंदोलन के भय से सरकार ने उनको मुक्त कर दिया और जेल से मुक्त होते ही सुभाष चंद्र पुनः जन आंदोलन को लेकर के जन आंदोलन को संगठित करने लगे दोबारा से। और फिर महायुद्ध का विस्फोट होने पर उन्होंने जनता का आह्वान किया और ये मांग रखी कि अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाए, जिसे गोरी सरकार तुरंत अपनी सारी शक्तियां हस्तांतरित कर दे। बोस के इन कार्यों से डर करके सरकार ने उन्हें मकान में ही नजरबंद कर दिया और कठोर पहरा बिठा दिया, परंतु सुभाष पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए। ओके, और सुभाष मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को नहीं सॉरी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए और काबुल होते हुए फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान गए। इस समय सुदूर पूर्व से जापान मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को धूल चटा रहा था। भारत को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए जापान की सहायता से भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की अथवा भारतीय मुक्ति सेना का गठन किया। जय हिंद, दिल्ली चलो और लाल किला हमारा है, ऐसे नारे थे सब। सुभाष के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने फरवरी 1944 में भारत पर उत्तर पूर्व की ओर से आक्रमण किया और भारी कठिनाइयों तथा अभावों के बावजूद इम्फाल, जो असम में पड़ता है, पर अधिकार कर लिया। किंतु आजाद हिंद फौज इम्फाल से आगे नहीं बढ़ सके। उधर जापान की हार पर हार होने लगी। अगस्त 1945 में जापान ने अणुबमों की संहारक शक्ति के सामने हिरोशिमा नागासाकी में जो अटैक हुआ था, आपको याद होगा, और जापान के अधीन सभी प्रदेशों पर पूरे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सुभाष को भी टोक्यो भागना पड़ा और ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में वायुयान दुर्घटना में सन 1945 में उनका देहांत हो गया। आज तक इस बात को लेकर के कई बार तनाव देखने को मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई। यही नहीं मालूम पड़ता कि सुभाष कैसे बने। लेकिन आप देखिए कि मौलिक विचारों वाला एक व्यक्ति जिसके विचार बिल्कुल मौलिक हैं और जो इस बात पर बिल्कुल अडिग है कि उसे स्वतंत्रता चाहिए, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए। अगर वो राजनीतिक विचारक के तौर पे हम सुभाष चंद्र बोस को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक यथार्थवाद में उनका विश्वास था, यानी फेथ इन पॉलिटिकल रियलिज्म। सुभाष चंद्र बोस यथार्थवाद में विश्वास करते थे। यथार्थवाद समझते हैं आप? सत्यता जो दिखती है। गांधी जी की भांति उन्होंने राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात कभी की ही नहीं। उन्हें राजनीति और नैतिक प्रश्नों को मिलाना पसंद नहीं था। ओके, उन्होंने बेसिकली अपने जीवन में राजनीति को राजनीति की तरह ही लिया। ओके, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सौदागरों का रहस्य इस बात में है कि आप वास्तव में जितने शक्तिशाली हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली दिखाई दें। यानी जितनी शक्ति आपके पास है उससे ज्यादा आपको शक्तिशाली दिखाई देना चाहिए, ताकि दुश्मन को एक भ्रम रहे कि आपके पास बहुत शक्ति है। ओके, यद्यपि व्यक्तिगत रूप में सुभाष जी गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया करते थे। वे देश के लिए गांधी जी के अथक परिश्रम, भक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के सम्मुख नतमस्तक थे। वे गांधी जी के वर्ग समन्वय और ट्रस्टीशिप सिद्धांत के आलोचक थे। उन्हें गांधी जी की रीति नीति से बहुत चिढ़ होती थी, किंतु देश की आज़ादी के लिए वे गांधी जी की आवश्यकता अनुभव करते थे। हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, भारत गांधी जी को खोना नहीं चाहता और विशेषकर इस समय में
हमें उनकी आवश्यकता है ताकि हमारा संघर्ष घृणा और द्वेष से मुक्त रहे। हम आज़ादी के लिए उनकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। इससे और अधिक क्या कहें, हमें मानवता की रक्षा के लिए उनकी ज़रूरत है। यानी कहीं न कहीं सुभाष चंद्र गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, परंतु सुभाष जी को गांधी जी की विनम्रता और गिड़गिड़ाने की नीति पसंद नहीं थी। वे ब्रिटिश शासन से बुलंद आवाज में अपना हक मांगने की बात करते थे। 1931 में 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की स्पष्ट और विनम्र शब्दावली उन्हें पसंद नहीं आई। उन्हें अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र संघर्ष के समर्थक थे। अपने जीवन के सांध्य काल में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए सैनिक अभियान चलाकर अपने विचार को सरकार को प्रदर्शित किया। राजनीतिक यथार्थवादी के रूप में सुभाष ये समझ गए थे कि राष्ट्र निर्माण केवल बातों से नहीं होता, उसके लिए भारी त्याग और कष्ट सहने की जरूरत होती है। यदि देशवासियों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो इसके लिए उन्हें घोर कष्टों से जूझना पड़ेगा और बड़े से बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस की जो कार्यशैली है वो थोड़ी अलग है। फिर दूसरा देखिए पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य। सुभाष चंद्र बोस भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। वे औपनिवेशिक स्वराज्य की के प्रस्ताव के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत किसी का उपनिवेश बने और नेहरू के कहने पे उन्होंने 1929 के कांग्रेस प्रस्ताव पर इसी शर्त पर हस्ताक्षर किए कि यदि अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस के अगले अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित कर दिया जाएगा। सुभाष की मनोकामना थी कि 1930 के लाहौर अधिवेशन में ये उनकी इच्छा पूरी हुई और पूर्ण स्वाधीनता के लिए पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। अन्य नेताओं के साथ सुभाष भी जेल गए, परंतु जब आंदोलन गांधी इरविन समझौते से भंग हो गया तो सुभाष चंद्र बोस को बहुत दुख हुआ। ओके, कांग्रेस की रीति नीति से कई बार वो बहुत नाराज हो जाया करते थे, बहुत गुस्सा होते थे और कांग्रेस की जो खासकर पोलाइट वाली नीति होती थी, विनम्र नीति होती थी, उसको वो पसंद नहीं करते थे। सुभाष ने भारत से बाहर सैन्य संगठन इकट्ठा किया और शस्त्र बल पर भारत को आजाद कराने का अभूतपूर्व संघर्ष छेड़ा। ओके, उसके बाद आप देखिए सीधे तौर पर राजनीति और सामाजिक संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे कि देश की राजनीतिक स्वतंत्रता एक अनिवार्य तात्कालिक आवश्यकता है। तब भी वो इस बात को भी समझते थे कि सामाजिक स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष साथ साथ चलाना ही पड़ेगा। उनका विचार था कि जमींदारों और किसानों, पूंजीपतियों तथा मजदूरों, अमीरों तथा गरीबों के लिए एक आंतरिक सामाजिक संघर्ष को स्थगित नहीं किया जा सकता। उनका ये मानना था कि जो दल भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा वही दल देश की जनता को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दिलाएगा। बोस को भरोसा था कि भारत में वामपंथियों की शक्ति बढ़ेगी और बोस स्वयं शताब्दी के चौथे दशक में वामपंथी शक्तियों के माने नेता बन गए। श्रमिक वर्गों और किसानों की आकांक्षा और हितों का उन्होंने हमेशा समर्थन किया। ओके, आपने पिछली क्लास के अंदर जो भी हमने, अच्छा ठीक है, आप लोग वेस्टर्न मेडिकल थिंकर नहीं पढ़ते, नहीं तो आपने मार्क्स को पढ़ा होता और आपको मालूम होता है कि कम्युनिस्ट थॉट क्या था। चलिए कभी मौका मिलेगा तो इसके लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए समाजवाद के समर्थक। उन्होंने एक बार हरिपुर कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण के अंदर कहा था कि मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारी दरिद्रता, निरक्षरता और बीमारी के उन्मूलन तथा वैज्ञानिक उत्पादन और वितरण से संबंधित समस्याओं का प्रभावकारी समाधान समाजवादी मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी वो समाजवादी सोच के व्यक्ति थे और उन्होंने परंपरावादी मार्क्सवाद को अंगीकार कभी नहीं किया कि जो मार्क्सवाद में लिखा था सिर्फ उसको स्वीकार नहीं किया। उनकी हिंदू आध्यात्मवादी दर्शन की तत्व शास्त्रीय धारणाओं में इतनी गहरी आस्था थी कि मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद उनकी आत्मा को कभी संतोष नहीं दे पाया। मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। जैसे कि मार्क्स का ये मानना था कि अगर हम जमीन के अंदर एक बीज डालते हैं ना, उसके बाद वो बनते हैं पौधा। पौधा बनने के बाद उसके अंदर फिर से बीज पैदा हो जाता है और फिर से वो उसी स्थिति के अंदर आ जाता है ना। मार्क्स से कुछ थ्योरीज थी, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इसके बारे में वैसे बात कर सकते हैं, जनरल चर्चा कर सकते हैं, ताकि हम वेस्टर्न पोलिटिकल थिंकर के कुछ विचारकों के बारे में पढ़ पाए। तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस मार्क्स से पूरी तरह से प्रभावित नहीं थे और ना ही कभी उनके द्वंदात्मक भौतिकवाद पर उन्होंने यकीन किया, कभी भी यकीन नहीं किया। ओके,
उनका कहना था कि दरिद्रता तथा निरक्षरता का उन्मूलन राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मुख्य कार्य हैं। उन्होंने जमींदारी का उन्मूलन तथा किसानों की ऋणग्रस्तता का अंत करने तथा देहाती क्षेत्रों में सस्ते ऋण की व्यवस्था का भी समर्थन किया। उन्हें सहकारी आंदोलन के प्रसार में विश्वास था। वे कृषि में वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाने के पक्ष में थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राजकीय स्वामित्व तथा राजकीय नियंत्रण के अंतर्गत औद्योगिक विकास करने के लिए व्यापक योजना तैयार की जाए। हरिपुर के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने समाजवाद में अपनी आस्था स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था, राज्य को योजना आयोग की सलाह से खेती और उद्योग की व्यवस्था के उत्पादन तथा वितरण दोनों ही क्षेत्रों में धीरे धीरे सामाजिकरण करने की व्यापक योजना को अपनाना पड़ेगा। तो आप ये मान करके चलिए कि जिससे स्वतंत्रता मिलने पर देश समाजवाद के लिए तैयार हो सके, यानी वो पूरी तरह से समाजवादी विचारों में यकीन करते थे। फिर देखिए गांधीवादी विचारों की आलोचना। हालांकि सुभाष के मन में व्यक्तिगत तौर पे गांधी जी के लिए बहुत सम्मान था। वे गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना करते थे, लेकिन फिर भी वो गांधी जी की जो विनम्र नीतियां थी उनका विरोध करते थे। वे गांधी जी की वो जो पोलाइट बातें होती थी उनको स्वीकार नहीं करते थे, और उनका ये मानना था कि किसी भी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए इन तरीकों से बहुत अच्छे से आज़ादी आपको नहीं मिल सकती। ओके, वो मानते थे गांधी जी की सत्यनिष्ठा और चारित्रिक पवित्रता की वो बहुत प्रशंसा करते थे, और ये भी मानते थे कि कांग्रेस को सुदृढ़ बनाने और जनता में व्यापक जागृति उत्पन्न करने के लिए गांधी जी ने जो महान कार्य किया वो कोई और नहीं कर सकता। गांधी जी के विचारों और कार्य प्रणाली की वो कई आधारों पर आलोचना करते थे। वे गांधी जी को नैतिक आदर्शवादी मानते थे। उनका मानना था कि राजनीतिक कार्य में सफलता के लिए सौदेबाजी की जरूरत होती है, राजनीति में कुटिल चालों की जरूरत होती है, और ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और प्रतिक्रियावादी की कुटिल चालों तथा षड्यंत्रों को समझने में गांधी जी असफल रहे, ऐसा उनका मानना था। सुभाष जी का सुभाष का मानना था कि केवल अहिंसा के द्वारा स्वराज प्राप्ति नहीं हो सकती। उनका कहना था कि अहिंसात्मक सत्याग्रह में लोकमत को उभारने की क्षमता है। उन्होंने विभिन्न वर्गों की पारस्परिक शत्रुता को कम करने के लिए सामाजिक सामंजस्य तथा मेल मिलाप का समर्थन किया। इसके विपरीत सुभाष धनिकों और निर्धनों के बीच सामाजिक संघर्ष को आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि बेसिकली धनिक और निर्धन के अंदर संघर्ष जो है चलता रहेगा। राष्ट्रीय एकता का उनका जो दृष्टिकोण था, इसमें वो कहते थे, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र हो जाने पर यदि हम एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहते हैं तो यथार्थ में कठोर परिश्रम करना होगा। राष्ट्रीय एकता और संगठन को विकसित करने के लिए अनेक बातों की जरूरत होती है। एक सामान्य भाषा, एक सामान्य वेशभूषा, सामान्य आहार, और मेरे विचार से एकता की समस्या व्यापक रूप से एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। लोगों को यह अनुभव कराने के लिए कि वो एक राष्ट्र के हैं, शिक्षित करना होगा और लोगों को अभ्यास कराना होगा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को बेसिकली आज़ादी के बाद का वक्त उनको ज़्यादा नहीं मिला सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन उनका ये मानना था कि अगर एक देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था के साथ आज़ादी के बाद यदि चलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली लोगों को यह आभास कराना पड़ेगा कि उनको लोगों को आज़ादी का अभ्यास कराना पड़ेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुल मिलाकर के यदि आप देखें कि अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे विचारक थे जिनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, मौलिक विचार हैं, जो भारत में स्वतंत्रता को लेकर के बहुत उद्वेलित हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका मान सम्मान उन्हें मिले, और इसके लिए वो इन बातों पर यकीन नहीं करते कि अहिंसा के रास्ते को वो अपनाते हैं, लेकिन आपसी भाईचारे के लिए, परस्पर प्रेम के लिए। अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई है उसके अंदर वो किस चीज़ पर बेसिकली यकीन कर रहे हैं, वो यकीन कर रहे हैं कि हर तरह के हथकंडों को अपना करके जो है आज़ादी को प्राप्त किया जा सकता है। फिर देखिए थोड़ा सा, हालांकि इस स्लाइड के अंदर मैंने ये बनाया नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हम उनकी पार्टी प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। ओके, जैसे कि सुभाष को विश्वास था कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन की शक्ति क्षीण होगी और भारत में वामपंथी दल की शक्ति बढ़ेगी, ऐसा सुभाष चंद्र बोस का मानना था। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इंडियन स्ट्रगल में कहा गया है, उनका मानना है कि दल भारतीय जनता की पूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक मुक्ति के लिए कार्य करेगा। ये जो दल कौन सा उन्होंने बनाया था, एक फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने पहले बनाया था, और बाद में उन्होंने कौन सा दल बनाया था, आजाद हिंद फौज। 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। ओके जी, और
कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने तब छोड़ दी थी और इस दल का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अहिंसावादी चक्कर में ना पड़ते हुए भारतीय स्वतंत्रता को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करने के काम में संलग्न हो जाना, ये इसका कार्य था। अपनी किताब के अंदर वो क्या लिखते हैं कि देश के खेती अर्थ तथा औद्योगिक जीवन का पुनः संगठन करने के लिए दल को राजकीय नियोजन की सुदृढ़ और समुचित व्यवस्था में विश्वास करना होगा। दल जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने तथा संपूर्ण भारत में एक सी भूमि व्यवस्था कायम करने की कोशिश भी करेगा। भारत की स्वतंत्रता के पक्ष को मजबूत बनाने के लिए दल अपने आंदोलनों को भीतर के भीतर तक ही सीमित नहीं रखेगा, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रचार का सहारा भी लेगा और इसके लिए विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रयोग करने का भी प्रयत्न करेगा। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनाया जनवरी 1941 में बोस ने जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, इसके कुछ सिद्धांत बताए। सिद्धांत कौन से थे? बेसिकली जैसे कि तुरंत आधुनिक ढंग का समाजवादी राज्य होगा, देश के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए वैज्ञानिक ढंग से बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, फिर उत्पादन तथा वितरण दोनों का सामाजिक स्वामित्व तथा नियंत्रण होगा, व्यक्ति को धार्मिक पूजा पाठ में स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार होगा। अगर आप देखें तो भारत के संविधान के अंदर बहुत सारी इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को मान लिया जाए। ओके, भारत का संविधान जो है वो भी समानता पर यकीन करता है, राइट टू इक्वालिटी, मौलिक अधिकारों के अंदर आपने देखा होगा। तो अलग विचार नहीं है, सुभाष चंद्र बोस भी वही सब बातें कहते हैं अपने देश के लिए, उनके भी सेम विचार है। फिर देखिए, भारतीय समाज में हर वर्ग की भाषा, विषय तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता। हम भारत के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है, यानी हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, उसके बावजूद हमारी एक एकता है, एक अलग बात है, एक देश, एक भाषा। आपको मालूम है ना, हमारी बेसिकली भाषा जो है, राष्ट्रीय भाषा तो एक ही है। एक देश, एक भाषा, एक विचार, एक प्रधानमंत्री, एक संसद, ओके, एक दिल्ली, एक राजधानी हमारे देश की। ओके, तो वो क्या कहते थे कि व्यक्ति को धार्मिक पूजा पाठ का भी स्वतंत्रता होगी, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर व्यक्ति कभी भी समझौता नहीं करते। अब देखिए, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के उनके ये सिद्धांत थे। आज़ाद हिंद फौज की भी जो है उन्होंने स्थापना करके नवयुवकों के अंदर एक क्रांतिकारी विचारों का जो है संचार किया और उनकी मुलाकात जून 1940 में वीर सावरकर से हुई। आपने नाम सुना होगा वीर सावरकर, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा उसमें रहा, सुर्खियों में रहा भारतीय जनता पार्टी की। आपको पता होगा कि वीर सावरकर का नाम किस तरह से सामने आया और सरकार ने किस तरह बात की। सावरकर ने उन्हें छोटे छोटे आंदोलन चलाकर अपनी शक्ति का अपव्यय ना करने की सलाह दी और सावरकर ने उनसे कहा कि उन्हें किसी प्रकार भारत से बाहर जाकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर देनी चाहिए और फासिस्ट तथा नाजी शक्तियों के हाथों में पड़ गए भारतीय कैदियों को सही नेतृत्व देकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए बंगाल की खाड़ी अथवा बर्मा की ओर से सैनिक अभियान चलाना चाहिए। सुभाष को वीर सावरकर का क्रांतिकारी परामर्श बहुत अच्छा लगा। फिर वो काबुल पहुंच गए। जर्मनी में हिटलर ने उन्हें हर प्रकार की संभव सहायता देने का वचन दिया। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। जर्मनी में जो भारतीय सैनिक जर्मनी और इटली के हाथों में पड़ गए थे, उन सबको मिलाकर सुभाष चंद्र बोस ने मुक्ति सेना बनाई, जिसका कार्यालय ड्रेस्डन जर्मनी में रखा गया। दिसंबर 1941 में जापान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1942 में टोक्यो में आजाद हिंद फौज के की गठन की घोषणा की गई, जिसमें 50,000 से भी अधिक भारतीय सैनिक भर्ती हुए। जून 1943 में बोस ने टोक्यो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से आशा करना व्यर्थ है कि वे अपने साम्राज्य को स्वयं नष्ट कर देंगे। हमें स्वयं भारत के भीतर से और भारत के बाहर से भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। जापान, जर्मनी, फिलीपाइन, कोरिया, इटली, चीन, मांचुको और आयरलैंड ने इन इस स्थायी सरकार को मान्यता दे दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस इन द्वीपों में आए और उन्होंने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का झंडा लहरा दिया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर भयानक आक्रमण कर दिया।
रामू, कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 22 सितंबर 1944 को सर सुभाष ने शहीदी दिवस मनाया और अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। ये स्वातंत्र्य देवी की मांग है। प्रति युद्ध का पासा पलटा और जर्मनी ने हार मान ली। अगस्त 1945 को जापान ने घुटने टेक दिए। जापान के अधीन जो भी प्रदेश गए थे वे पूरे अंग्रेजों के अधिकार में चले गए। सुभाष को टोक्यो की तरफ पलायन करना पड़ा, तभी हवाई दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग। मैं आपको सच बताऊं कि मैंने जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा था, बहुत छोटी थी, उसके बाद लंबे अरसे तक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की मैं पढ़ाती रही। मुझे खुद को भी शायद सुभाष चंद्र बोस को इतने करीब से जानने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ने पर मुझे ये मालूम पड़ा कि अंग्रेजों पर दबाव बनाने की जो नीतियां थी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि केवल उन्हीं लोगों के कारण आज़ादी मिली जो हमको लाइमलाइट में दिखाई देते हैं, या केवल उन्हीं लोगों के कारण आज़ादी मिली जिन्होंने बाद में आगे चल करके सरकारें बनाई। बेसिकली ऐसे बहुत सारे हमारे छिपे हुए हीरोज हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। जब सुभाष चंद्र बोस को इस चीज का आभास हुआ, जब उन्हें ये लगा कि पूरे विश्व से प्रेशर पड़ रहा है अंग्रेजों पर, तो उन्होंने भी जर्मनी में जाकर के हिटलर से सहायता मांगी, जापान में जाकर के जापानीज से सहायता मांगी कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करवाने में वो हमारी सहायता करें ताकि हम अंग्रेजों से अपने देश को ले सकें। ये बहुत बड़ी बात थी। यानी कि एक चुप बैठ करके एक आप कहेंगे कि चुप बैठ करके केवल ये देखते रहना कि क्या चल रहा है, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। अपने मौलिक विचारों पर, अपने मौलिक सिद्धांतों पर, जो भी कुछ उनके दिल में था, जो भी कुछ उनके विचार थे, उनके आधार पर उन्होंने आजादी की लड़ाई को अपने तरीके से लड़ा। उनका तरीका, सुभाष चंद्र बोस का जो तरीका है, वो ठीक है कि वो तरीका बाद में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उस तरीके से भी अंग्रेजों पर जरूर कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर पड़ा होगा। एक सीरियल भी है, यदि आपको कभी मौका मिले, वेब सीरीज का जमाना है, तो वेब सीरीज में आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर देखना। एक सीरियल सुभाष चंद्र बोस पर बना हुआ है, काफी ब्यूटीफुल सीरियल है। उसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में हर सच जानने का आपको मौका मिलेगा और आपको ये मालूम पड़ेगा कि उनके विचार कितने ब्रॉड माइंडेड वो व्यक्ति थे। और बेसिकली उनको ये बात मालूम थी कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग खान पान है, और स्वदेश का जो भाव है वो सभी में है। तो उन्होंने एक ऐसा ढांचा वो चाहते थे देश का कि आज़ादी के बाद भी एक भाषा हो, स्वदेश का एक आहार हो, और बिल्कुल एक रूपता कहीं ना कहीं स्थापित की जाए। ओके, तो यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस बहुत सफल दिखाई देते हैं। पूरी जिंदगी के दौरान वो संघर्ष करते रहे। उनके राजनीतिक विचार वही हैं जो बेसिकली उन्होंने कार्य किए या जो उन्होंने बताया। गांधी जी के प्रति व्यक्तिगत तौर पर किसी तरह का मतभेद उन्हें नहीं था। गांधी जी को वो बहुत सम्मान देते थे और गांधी जी की राष्ट्रपिता की जो छवि है उसको स्वीकार करते थे और राष्ट्रपिता कह करके वो जो है गांधी जी को बुलाया करते थे। लेकिन वो ये मानते थे कि गांधी जी विनम्र व्यक्ति हैं और उनका ये मानना था कि विनम्रता के आधार पर आज़ादी प्राप्त आपको नहीं हो सकती। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो गांधी जी के विचारों के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठा। और विचारों के अंदर अगर आपसी आपका सामंजस्य नहीं बैठे तो इससे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी के विचार अपने किस्म के होते हैं। हर कोई अपनी अपनी तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार जो उसकी सोच है वो अपनी तरह से बनती है। ठीक है जी। तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपको ये जान लेना चाहिए कि उनका भी राष्ट्रीय आंदोलन में कंट्रीब्यूशन कोई कम नहीं है। ओके, अब एक बात उनके बारे में कह दी जाती है कभी कभी कि क्या वो फांसीवादी थे। तो एक प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना दोनों कहा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फांसीवादी नायकों के सफल तरीकों के प्रति भावनात्मक झुकाव भी था, लेकिन और वो देश की आज़ादी के लिए हिंसात्मक तरीकों में यकीन भी करते थे। इसलिए महायुद्ध के दौरान उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया। विश्व के अनेक देशों में स्वाधीनता के लिए हिंसात्मक संघर्ष भी चलाए। हिंसा पर फांसीवाद का कोई एकाधिकार नहीं है।
बॉस का हिंसात्मक संघर्ष इसलिए फांसीवाद दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने यूरोप और एशिया की फांसीवादी शक्तियों से सशस्त्र सहायता ली थी। नेता की उपाधि ग्रहण की, जो कि जर्मन शब्द फ्यूरर का संस्कृत तथा हिंदी पर्यायवाची है, परंतु बोस को फांसीवादी के अतिवादी सिद्धांतों में विश्वास नहीं था। उन्होंने साम्राज्यवादी प्रसार का समर्थन कभी नहीं किया और न ही कभी जातीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को माना। उनको फांसीवादी दर्शन के कुछ आधारभूत दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं था। वे देश के बाहर भारत के लिए मित्रों की खोज करने और ब्रिटिश विरोधी शक्तियों से सशस्त्र सहायता लेने गए थे। उन्होंने देश की खातिर फासिस्ट और नाजियों से भी सहायता लेने की तत्परता दिखाई, इसलिए उनको कभी कभी फासिस्ट कह दिया जाता है। फासिस्ट बेसिकली किस चीज में यकीन करते हैं? राष्ट्र की बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्ति, मतलब राष्ट्रीयता में यकीन करते हैं और उसके लिए हिंसात्मक साधन अपनाने से भी वो गुरेज नहीं करते। इसलिए कभी कभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर आप देखें तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अपनी किस्म के व्यक्ति, अपने विचारों पर चलने वाले व्यक्ति थे। ओके, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कोई राजनीतिक अथवा सिद्धांतकार नहीं थे, कर्मयोगी थे। ओके जी, वो आंदोलनकारी, प्रचारक, उग्र संघर्षकर्ता और क्रांतिकारी नेता थे। उन्हें समझौतावादी रवैया पसंद नहीं था और प्रवृत्ति से वो विद्रोही थे। कुछ लोग है ना, कुछ लोग अपनी बात को थोड़ा असरदार तरीके से कहने के लिए उग्र हो जाते हैं, कुछ लोग विनम्र होते हैं, अपनी बात को आराम से कहते हैं। तो यहाँ पर विद्रोही स्वभाव के थे सुभाष चंद्र बोस। यद्यपि सुभाष को महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में निष्ठा नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपना सहयोग दिया और जेल भी गए। ठीक है जी, आप देखिए, दूसरों की कद्र भी करते थे, दूसरों के विचारों की कद्र करते थे। हालांकि उन्हें असहयोग आंदोलन में भरोसा नहीं था, पर फिर भी गांधी जी के लिए वो विदेश गए, मतलब गांधी जी के लिए या देश प्रेम में आप मान लीजिए विदेश भी गए। ओके जी, उसके बाद देखिए कि लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी द्वारा अपनाए गए नरम रवैये की उन्होंने कड़ी निंदा की और जब सन 1934 में गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही आक्रोश भरे शब्दों में उनका विरोध किया और कहा, हमारा ये स्पष्ट मत है कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे हैं। ऐसे दौर में जब गांधी जी का समय था, ऐसा समय जब सभी नेता गांधी जी को बहुत पसंद करते थे, गांधी जी के बारे में कुछ कह पाना इतना सरल नहीं था। उस समय में सुभाष चंद्र बोस का ये कहना गांधी जी को, ये उनके स्वतंत्र सोच, मौलिक विचारों की पराकाष्ठा मानी जा सकती है। कारावास में भी श्री बोस का स्वास्थ्य खराब हो गया और सरकार ने उन्हें यूरोप जाकर चिकित्सा कराने की अनुमति प्रदान की। यूरोप में सुभाष चंद्र बोस ने विभिन्न राजनीतिज्ञों से भेंट की और उनके समक्ष भारत की वास्तविक स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया। भारत वापस लौटने पर सन 1938 में उन्हें हरिपुरा कांग्रेस का सभापति निर्वाचित किया गया। कांग्रेस के अनेक नेताओं से उनका तीव्र मतभेद रहा। 1939 में सुभाष का विरोध अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया और फिर उन्होंने डॉक्टर पट्टा भाई सीतारमैया को परास्त कर कांग्रेस का सभापतित्व ग्रहण किया। जब सुभाष का विरोध बढ़ता गया तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी वो ऐसे समय में उन्होंने की जब विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरा विश्व युद्ध के पश्चात उन्होंने इसकी स्थापना की और उसके पश्चात उन्होंने आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की। ओके, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब भारत के वीरों के बारे में हम पढ़ते हैं, जब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हर तरह के नेताओं के बारे में हम बात करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जो रहस्यमयी है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई और स्वयं की सरकार बनाना, एक अस्थायी सरकार उन्होंने जापान के अंदर स्थापित कर दी और उस सरकार को मान्यता भी प्रदान कर दी कुछ देशों ने। ये बहुत बड़ी बात। आज़ादी की लड़ाई हर कोई अपने अपने स्तर पर अपने अपने हिसाब से लड़ रहा था, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके सुभाष चंद्र बोस भी इस लड़ाई को इस तरह की जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो बेसिकली देश भक्ति उनके अंदर थी, जो भाव उनके अंदर था, वो बिल्कुल अविस्मरणीय है, उनको भुलाया नहीं जा सकता। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे भारतीय राजनीतिक विचारक, ऐसे बहुत सारे कर्मयोगी हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं, जिनके बारे में पढ़ना हर बार आपको भी अच्छा लगेगा और उतनी ही सेटिस्फेक्शन देगा जितनी मुझे देता है। ठीक है, और ये कोट हमेशा एक ये बार बार आपको याद दिलाती रहती हूँ मैं, आप भूले नहीं। कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है।
भूलना नहीं है इन चीज़ों को, मैं आपको बार बार याद दिलाती रहती हूँ। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है, आप देखिए इसमें वो उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है आज़ाद हिंद फौज की, और मुक्ति वाहिनी उन्होंने सेना भी अपनी बनाई थी जिसमें 50,000 भारतीय सैनिकों को शामिल किया था। बहुत बड़ी बात है विदेश में रह करके सेना को बनाना, फिर उसके अंदर सैनिकों को शामिल करना। वीर सावरकर से उनकी दोस्ती रही और वीर सावरकर के क्रांतिकारी विचारों से वो बहुत प्रभावित हुए। फ्रीडम इज नॉट गिवन, स्वतंत्रता दी नहीं जाती, इट इज टेकन, ये ले ली जाती है। ठीक है, ये कोट है सुभाष चंद्र बोस का, भूलिएगा नहीं। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन, सुभाष चंद्र बोस का ये कोट है। आसानी से कौन आज़ादी देता है? जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उसके बाद उनको आज़ादी के मतलब समझ में आने शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं मैं कोई बच्चा थोड़ा हूँ, मुझे सब समझ में आता है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, हमारा संविधान कब बनता है? 1952 में। देखो, नहीं सॉरी, पहला इलेक्शन कब होता है? 1952 में। संविधान तो पहले ही बन करके तैयार हो जाता है ना, 26 जनवरी 1950 को। बेसिकली जो हमने अपना स्वतंत्रता, जो हमारा संविधान है उसको हम अंगीकार कर लेते हैं 26 जनवरी 1950 को। हमने पूरी तरह से अपने संविधान को अंगीकार कर लिया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 अगस्त को आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन पहला जो हमारा इलेक्शन होता है वो कब होता है? 1952 में। ठीक है, जब 1952 में भारत का इलेक्शन होता है, जब यहाँ पर चुनाव होते हैं, पहली बार भारत के लोगों को इस बात का आभास हुआ होगा कि वो एक आज़ाद मुल्क में है, जहाँ पर उनको समानता का अधिकार मिला है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब जहाँ पर हर वो भारतीय नागरिक जो वयस्क है उसको मत डालने का अधिकार है। हाँ? आपको याद दिला दूं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1964 तक रहे थे। बाद में तो हम लोग बड़े हो गए, बाद में हमारा देश जो है कैसा हो गया, व्यस्क होने लगा, बड़ा होने लगा। हमारी लोकतंत्र आज पूरी तरह से स्थापित है। आज हम बहुत सी चीज़ों को समझ गए। लेकिन उस समय में हम नए-नए हमने आज़ादी प्राप्त की थी। अंग्रेज़ नया-नया हमारे देश को छोड़ कर के गए थे। हमको बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक एक पहले एक बच्चे के ऊपर माँ की छत्र छाया होती है। माँ नहीं कहूँगी क्योंकि माँ शब्द खराब हो जाएगा अंग्रेज़ों के लिए, है ना? क्योंकि माँ का बच्चे की देखभाल के अंदर वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, भावनाएँ होती हैं। अंग्रेज़ों के मन में नहीं थी। अंग्रेज़ तो भारत में इसलिए आए थे बेसिकली कि उन्होंने देखा कि भारत के पास बहुत कुछ है। इस मुल्क में तो पैसा ही पैसा है और इस देश के अंदर लोग आपस में लड़ते हैं। इस बात का लाभ उठा करके अंग्रेज़ भारत में आए थे और बाद में इसका हमें बड़ी लॉस हुआ। एक लंबी कहानी है नेशनल मूवमेंट की। आप लोग अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा होगा मुझसे ज़्यादा। और ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोगों का आना, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का आना, महात्मा गांधी अपनी तरह की लड़ाई लड़ रहे थे और बोस अपनी तरह की लड़ाई लड़ रहे थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ओके जी, चलिए ये सेकंड ईयर का सिलेबस हमारा लगभग समाप्ति की ओर है अब, है ना? तो आप लोग भी कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए और मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा-सा आप भी लिखना पढ़ना शुरू करिए। आपको बॉस के बारे में इसके अलावा यदि आप कुछ जान सकते हैं, जितना मैंने जाना, जितना मैंने समझा, अगर आप इसके अलावा जान सकते हैं तो आप ज़रूर मुझसे साझा कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। शुक्रिया बेटा।